नमस्कार। आज का सफ़र बड़ा ख़ास है। हम वाराणसी के शोर शराबे से निकलकर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर हैं जहां इतिहास और शांति एक दूसरे से बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास सारनाथ पर एक बहुत ही डिटेल्ड स्लाइड डेक है जी। और आज हम इसी के सहारे इस पवित्र जगह की परतों को खोलेंगे। जी, हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि यहाँ क्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि एक विचार, शांति का विचार, यहाँ कैसे जन्मा और कैसे वो एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान बन गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं है, इसे एक वैचारिक यात्रा की तरह देखना चाहिए। हम उस जगह से शुरू करेंगे जहां ये विचार पहली बार दुनिया के सामने रखा गया। हाँ, और फिर हम उसके निशान पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सम्राट अशोक के पत्थर, श्रीलंका से आया एक पेड़, जापान से आई एक घंटी और थाईलैंड से आई एक मूर्ति। हाँ, ये सब एक ही कहानी को अलग अलग जबानों में सुनाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से यानी सारनाथ के प्रवेश द्वार से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम वाराणसी की भीड़ से निकलकर एक शांत हरे भरे रास्ते पर हैं। यहाँ आते ही माहौल बदल जाता है ना। बिल्कुल, एक अलग ही सुकून है यहाँ। और सामने जो पहली विशाल संरचना दिखती है वो है धमेक स्तूप। हम जानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पर पहली नजर में जो चीजें छूट जाती हैं वो क्या हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि बुद्ध ने यहाँ अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी धर्म के पहिए को गति देना। जी, लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि स्तूप के नाम धम्मेक का असली मतलब क्या है। इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। अच्छा। हाँ, कुछ इसे संस्कृत के धर्मेक्षा से जोड़ते हैं, जिसका मतलब है धर्म पर विचार करना। तो कुछ मानते हैं कि ये पाली भाषा के किसी और शब्द से आया है। तो ये नाम ही अपने आप में एक पहेली है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। और जब मैं इसकी बनावट को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दो अलग अलग हिस्से साफ दिखते हैं। नीचे का हिस्सा नक्काशीदार पत्थर का है और ऊपर का पूरा हिस्सा सादी ईंटों का। ऐसा क्यों है? ये एक अजीब कॉम्बिनेशन लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्तूप अपने आप में इतिहास की कई परतों को समेटे हुए है। इसका जो मूल ढांचा था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था, लगभग 2300 साल पहले, जो शायद पूरी तरह से ईंटों का था। फिर लगभग 1500 साल पहले गुप्त काल में इसके निचले हिस्से पर यह खूबसूरत पत्थर लगाए गए और उन पर यह महीन नक्काशी की गई। तो ये जो डिजाइन हम देख रहे हैं ये गुप्त काल की है? जी, आप जो ये ज्यामितीय पैटर्न्स और फूलों की डिजाइन देख रहे हैं, ये गुप्तकालीन कला का बेहतरीन नमूना है। तो मतलब ऊपर का ईंटों वाला हिस्सा बाद में बना या उसकी मरम्मत हुई? हाँ, समय के साथ आक्रमणों और प्राकृतिक कारणों से ये स्तूप कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और इसका पुनर्निर्माण होता रहा। तो जो ऊपरी हिस्सा हम आज देखते हैं वो बाद की सदियों में जोड़ा गया। तो ये एक तरह से इस जगह के लचीलेपन का प्रतीक है। एक कहानी कहती है, हर पत्थर एक युग का गवाह है। वाकई यहाँ की हवा में एक खास तरह की शांति है। और ये जानकर कि ये जगह कितनी बार उजड़ी और फिर से बसाई गई, वो शांति और भी गहरी महसूस होती है। जी, चलिए इस प्राचीनता से अब थोड़ा आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं। स्तूप के ठीक सामने एक बहुत ही भव्य नया मंदिर दिखता है, मूलगंध कुटी विहार। बिल्कुल। धमेक स्तूप अगर उस विचार का सोर्स कोड है तो मूलगंध कुटी विहार उसका लाइव एप्लीकेशन है, जहां आज भी लोग उस विचार से जुड़ने आते हैं। हाँ, सही कहा। इसे 1931 में श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था। इसका आध्यात्मिक महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो खुदाई में मिले थे? जी, जो खुदाई में मिले थे वो एक चांदी की मंजूषा यानी एक छोटे बक्से में सुरक्षित रखे गए हैं। मैं अभी मंदिर के अंदर देख रहा हूँ और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स पर नजर अटक गई है। ये पूरी तरह से सुनहरी है। ऐसा लगता है जैसे इनमें से एक चमक निकल रही है। और इनकी शैली भारतीय नहीं लग रही। ये किस तरह की कला है? ये जापानी चित्रकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इन्हें जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु ने बनाया था। और ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये उनकी 4 साल की तपस्या का फल है। 4 साल? जी, उन्होंने बुद्ध के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव, उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तक को इन दीवारों पर जिंदा कर दिया है। और ये सुनहरी आभा? ये सुनहरी आभा जानबूझकर इस्तेमाल की गई है ताकि हॉल के अंदर एक शांत और ध्यान वाला माहौल बन सके, जो आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दे। तो एक प्राचीन भारतीय विचार को एक जापानी कलाकार ने अपनी कला से अमर कर दिया।
अद्भुत। बिल्कुल। इसी विहार के पास एक और पवित्र प्रतीक है, ये विशाल बोधि वृक्ष। क्या ये वही असली पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था? नहीं, ये वो मूल पेड़ नहीं है, लेकिन इसे उसका सीधा वंशज कह सकते हैं। इसकी कहानी भी अपने आप में एक पवित्र यात्रा है। अच्छा। बोध गया के मूल वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका ले गईं, जहां उसे अनुराधापुर में लगाया गया। सदियों बाद उसी श्रीलंकाई पेड़ की एक शाखा को यहां सारनाथ मिलाकर रोपा गया। तो एक तरह से ये पेड़ उसी आध्यात्मिक डीएनए को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही। ये ज्ञान की निरंतरता का प्रतीक है कि कैसे एक विचार एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है और नई जड़ें जमा लेता है। जैसे किसी महान संगीतकार के वायलिन से एक टुकड़ा लेकर एक नया वायलिन बनाया जाए और फिर उससे एक और धुन वही है, बस साज नया है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और मुझे पास से गहरी गूंज भी सुनाई दे रही है। ये शायद विश्व शांति घंटा है। जी हाँ, ये घंटा जापान ने विश्व शांति के प्रतीक के रूप में भेंट किया है। और ये अष्ट धातु से बना है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुएं। हाँ, ये कोई मामूली मिश्रण नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा जैसी 8 पवित्र धातुएं इसमें शामिल हैं। माना जाता है कि इस मिश्रण में एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। अच्छा। जब इसे लकड़ी के लट्ठे से बजाया जाता है तो ओम की गहरी ध्वनि निकलती है जो लगभग 2 किलोमीटर तक गूंजती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात चलिए तो यहाँ का एक और आधुनिक आकर्षण दूर से ही ध्यान खींचता है। थाईलैंड की तरफ से बनवाई गई बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा। जी, वो खुले आसमान के नीचे शान से खड़ी है। और उसकी एक खास मुद्रा है। हाँ, ये प्रतिमा अभय मुद्रा में है, जिसमें उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये मुद्रा भयहीनता, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। मानो बुद्ध कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल। यह सारनाथ के शांतिपूर्ण माहौल में एक अभिभावक की तरह खड़ी है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान को विश्व कल्याण का संदेश दे रही है। अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो मुझे वास्तुकला के लिहाज से सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, चौखंडी स्तूप। इसका ढांचा बड़ा अजीब है। हाँ, ये मुख्य परिसर से थोड़ा अलग एक टीले पर है। नीचे से एक चौकोर बौद्ध स्तूप और उसके ठीक ऊपर एक अष्टकोणीय मुगल कालीन बुर्ज। ये दोनों एक साथ कैसे? ये सवाल इस जगह की सबसे दिलचस्प कहानी की ओर ले जाता है। इसका जो आधार है वो प्राचीन है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां बुद्ध बोध गया से आने के बाद अपने उन्हीं 5 शिष्यों से दोबारा मिले थे। अच्छा, तो ये एक पुनर्मिलन का प्रतीक है। जी, सदियों बाद जब मुगल बादशाह हुमायूं यहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस पवित्र स्थल पर एक रात बिताई। उसी की याद में उनके बेटे सम्राट अकबर ने इस स्तूप के ऊपर ये अष्टकोणीय बुर्ज बनवाया। तो ये कोई हमला या कब्जा नहीं था, बल्कि एक सम्मान था। बिल्कुल। ये 2 अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों का संवाद है, जो ईंट और पत्थर में लिखा गया है। ये भारत की उस गंगा जमीनी तहजीब का प्रतीक है, जहां अलग-अलग आस्थाएं एक दूसरे का सम्मान करती थीं। और अब हम उस जगह पर हैं जहां सारनाथ का ये पूरा विचार अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ल में सामने आता है, पुरातत्व संग्रहालय। जी। और यहाँ रखा है अशोक स्तंभ का वो मूल सिंह स्तंभ, जिसे हम सब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। हम इसे अपनी करेंसी पर, अपने पासपोर्ट पर हर रोज देखते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो राष्ट्र के प्रतीक के लिए इसी को क्यों चुना गया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब नए भारत के लिए प्रतीक की तलाश हो रही थी तो कई विकल्पों पर विचार हुआ, लेकिन आखिरकार इसी सिंह स्तंभ को चुना गया। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है। ये 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, वे शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को तो दर्शाते हैं, लेकिन ये उस आधार पर खड़े हैं जिस पर धर्म चक्र बना है। अच्छा। इसका मतलब है ये वो शक्ति है जो धर्म और न्याय के रास्ते पर चलती है। ये अशोक के उस संदेश का प्रतीक है कि असली जीत हथियार से नहीं बल्कि धम्म से होती है। ये ठीक वैसा ही भारत था जैसा हमारे संविधान निर्माता बनाना चाहते थे, एक ताकतवर लेकिन शांतिप्रिय राष्ट्र। और इसी स्तंभ का वो हिस्सा जो हमारे तिरंगे की शान है, अशोक चक्र। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इसकी 24 तीलियां दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। क्या इसका बस इतना ही मतलब है? नहीं, इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बौद्ध धर्म में ये 24 तीलियां बुद्ध की 24 शिक्षाओं या गुणों का प्रतीक है। जैसे करुणा, धैर्य, निस्वार्थता।
तो जब ये चक्र हमारे झंडे के बीच में घूमता है तो ये सिर्फ समय के चलने का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि ये देश धर्म, न्याय और प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये रुकने का नहीं, निरंतर चलते रहने का नाम है। जैसे जैसे शाम ढल रही है और इन खंडहरों पर सुनहरी धूप पड़ रही है, सारनाथ अपनी एक और परत खोलता है। अब तक हम बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन ये जगह सिर्फ बौद्धों के लिए ही पवित्र नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सारनाथ 11वें जैन तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली भी है। अरे वाह! जी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर और भव्य जैन मंदिर भी है। ये बात इस भूमि की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये धरती सदियों से अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का संगम रही है। तो हमारी ये यात्रा पूरी हो रही है। हमने धमेक स्तूप के इतिहास को छुआ, मूलगंध कुटी विहार की शांति को महसूस किया और अशोक स्तंभ के गौरव को समझा। लेकिन सारनाथ की यात्रा सिर्फ जगहों को देखने तक सीमित नहीं है। ये असल में अपने अंदर उस शांति को खोजने का एक मौका है। बिल्कुल, यहाँ के पत्थरों, हवाओं और पेड़ों में जो सुकून है, वो एक ऐसी अनुभूति है जो यात्रा खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। ये एक ऐसी शांति है जिसे आप अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। सारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। सारनाथ में इतिहास और अध्यात्म का एक मौन संवाद होता है, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इस संवाद के मायने अलग अलग दौर में लोगों के लिए कैसे बदलते होंगे। दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक प्राचीन तीर्थयात्री जो हजारों मील पैदल चलकर यहाँ आया, उसके लिए इन पत्थरों का क्या मतलब था? आज का एक पर्यटक जो कुछ घंटों के लिए यहाँ है, वो क्या लेकर जाता है? और भविष्य की पीढ़ी जो शायद इसे सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पर देखेगी, ये सभी इन एक ही खंडहरों से कौन सा अलग अलग संदेश ग्रहण करेंगे?